जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। आज हम आपको लेकर के आए हैं अपेरल हाउस सेक्टर 44 स्थित गुरुग्राम में, जहां पर कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी आए हुए थे और इसके साथ ही पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा सरकार कैप्टन अभिमन्यु, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेतागण भी इस परिचर्चा में भाग लेने आए थे, जो कि बजट के ऊपर बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में परिचर्चा की गई थी। गुरुग्राम के काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। साथ ही सभी ने बताया कि इस तरह की चर्चा इससे पहले किसी भी सरकार में कोशिश नहीं की गई थी करने के लिए, और उन्होंने इस तरह की परिचर्चा को सराहा भी। इसके साथ ही हमने कई लोगों से बातचीत की, जिसके अंश हम आपको आने वाली अपनी खबर में दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल करें। साथ ही इस खबर को शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दें, जिससे कि हम इस तरह की और भी खबर आपके सामने लेकर के आएं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कि हम ट्रेडर्स कम्युनिटी ने बोला हम खुश हैं, महिलाओं ने 2-3 महिला ने अपना प्रतिभाव दिया, हम खुश हैं। 1-2 बुजुर्गों ने कहा कि भाई हमें जो पेंशन है उसमें कुछ बजट में और कोई सुधार हो तो अच्छा हो। उन्होंने अपनी बात भी रखी। तो इस तरह से हर लोगों ने अपनी अपनी बात बताई, इससे हम भी कुछ बहुत कुछ सीखे। आप हेल्थ मिनिस्टर हैं सर, हेल्थ सेक्टर को इस बार क्या कुछ आपने इस बार दिया, थोड़ा सा बताइए। मैंने ये बता दिया हेल्थ सेक्टर का ही। सर मनेठी में एम्स बना है, तो उसको लेकर क्या मनेठी में ये जो एम्स के लिए लैंड स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्थ मिनिस्टर को दे दी है, उसका लास्ट वीक में ही सारी प्रोसीजर पूरा हो गया। हमने उसके लिए CPWD को एजेंसी भी बना दिया है, ताकि तुरंत ही टेंडर की प्रोसेस चालू करें। आपको हरियाणा को एम्स मिलने वाली है बहुत शॉर्ट टाइम। बात की आपने किसानों को लेकर जो MSP कानून बनाने की बात की जा रही थी, कब उसकी बात की जाएगी, कब वो MSP पर कानून बनाया जाएगा? आज भी हम स्वामीनाथन कमीशन ने जो भी MSP के लिए सिद्धांत दिया था, वो ही MSP पे हम आगे बढ़ रहे। भूतकाल की कोई सरकार ने MSP नहीं दी है, इतनी MSP हमने दी है, भविष्य में हम देते रहेंगे। किसान का हित ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। मैं OBC मोर्चा का मंडल अध्यक्ष, सरस्वती मंडल अध्यक्ष दीपचंद फौजी, सेक्टर 52 गुरुग्राम में निवास है मेरा। और मैं पीछे 3 साल से पार्टी का दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ। वैसे भारतीय जनता पार्टी का 10 सालों से एक कार्यकर्ता रहा हूँ। तो आज का विशेष प्रोग्राम यही था कि जो आम बजट, आम अमृतकाल का जो आम बजट पेश किया है, वो जनता में किस तरीके से और क्या क्या कैसे, उस तरीके को हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी यहाँ आकर के, और आपने देखा होगा इतनी भारी भीड़, इतना बड़ा इसमें आप ऑडिटोरियम में देखा होगा, और लोगों ने बड़ी सहनशीलता क्षेत्र को कैसे उठा रहे हैं। हम 2-3 जगह यूरिया का है, जैसे है नमक गैस है, तो इन आपको विस्तार से उस चीज़ को चर्चा करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने रखा है। और हम सभी कार्यकर्ता का दायित्व होता है कि हम किसान की आय को कैसे बढ़ाएं और उनको कैसे इस चीज़ की जानकारियां दें। तो ये धरातल पे हमने खुद भी जाना पड़ेगा। और उन्होंने एक आपके सामने कोरोना काल का जो देश 5 पायदान पर खड़ा हो, और आज वही देश हिंदुस्तान एक पहला पायदान पर खड़ा है। आज हिंदुस्तान की तरफ चारों तरफ की जो चारों सब झांक रहे हैं। तो ये हमारी चाहे इकोनॉमिक को लेकर देखिए, अर्थव्यवस्था को देखिए, हमने किस तरीके से मैनेजमेंट किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके सामने अपना, चाहे आविष्कार वाले हैं या योगशाला वाले हैं, चाहे वो, उनको बड़ा सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। और इसी विषय को लेकर के आज ये हमारे बीच हमारे मनसुख स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आए हुए थे, और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी भी, उन्होंने भी आप सबको संबोधन किया है। यही आज का विषय था। धन्यवाद। धर्मेंद्र बजाज, जिला सह संयोजक भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ। आज हमारे माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी
बजट के ऊपर केंद्रीय बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने 1 तारीख को पेश किया था, उसके बारे में विशेष चर्चा के लिए व्यापारियों के साथ आए थे। उन्होंने किस प्रकार व्यापारियों के लिए हित का बजट है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, फार्मास्यूटिकल हो, फाइनेंस का क्षेत्र हो, किस प्रकार से लोगों को ये बेनिफिट पहुंचाएगा आने वाले समय में। जो उन्होंने अमृत काल का ये बजट दिया है, और सरकार का भी लक्ष्य है, हमारे मोदी जी का लक्ष्य है कि आने वाले अमृत काल तक भारत डेवलप कंट्रीज के रूप में होना चाहिए। और जिस हिसाब से विकास की दर चल रही है, ये आशा है अमृत काल का जब कार्यकाल कंप्लीट होगा, भारत डेवलप कंट्रीज के रूप में विकसित होगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आए हैं अपैरल हाउस के अंदर, जहां पर कि बजट को लेकर के चर्चा की गई थी उद्यमियों के साथ में, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी आए हुए थे। तो इस बारे में हमारे साथ है GIA के प्रेसिडेंट जगन्नाथ मंगला जी। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रभाव पड़ा था बजट को लेकर, और क्या जो उद्यमियों को समझाने के लिए मनसुख जी आए थे तो उसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। देखिए, बजट अभी आया है 2-3 दिन पहले, और बजट को जब तक लोग स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक विस्तार से इतना बड़ा बजट होता है लोगों को पता नहीं लगता। मेरा ख्याल जो मकसद था जो हमारी भाजपा पार्टी का, वो यही था कि हम कुछ जानकारी लोगों को दे इस विषय में कि बजट है क्या और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस बजट से बहुत ज़्यादा जानकारी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। उन्होंने एक किताब भी डिस्ट्रीब्यूट की है, उसको भी हम रीड आउट करेंगे, और आने वाले समय में जैसे जैसे बजट का जो डिटेल है वो आती रहेगी, उसको स्टडी किया जाएगा, और स्टडी के आधार पर हम देखेंगे उसमें है क्या। अभी तो जैसे जैसे हमें मोटे तौर पर ये पता लगा है कि बजट ठीक है, बजट बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले हम बजट जो होता था उसमें हम ठीक ठाक कहा करते थे। इस साल मुझे लगता है कि कुछ MSME के लिए विशेष उन्होंने प्रावधान किया हुआ है। तो अभी जब क्वेश्चन आंसर जो प्रोग्राम था उसमें भी हम लोगों ने 2-3 सवाल वो मंत्री जी के सामने रखे थे। सवाल कह लो या उसको सजेशन कह लो। तो एक तो मेरा ये उनसे कहना था कि 2 लाख करोड़ का एक प्रोविजन किया है MSME के लिए, प्रस्ताव रखा है बजट में। उतना पैसा उन्होंने लिमिट में रखा है कि जो हमारे युवा साथी हैं या MSME हैं उनको फाइनेंस करेंगे वो 2 लाख करोड़, और उसमें बिना किसी सिक्योरिटी के या बिना किसी कलेक्टर सिक्योरिटी के वो प्रोविजन उन्होंने रखा है। तो मैंने ये कहा था जी, पहले जो योजना होती थी वो 25 लाख रुपए की माइक्रो इंडस्ट्री के लिए होती थी, और उसमें भी बैंक्स जो है ना बिना सिक्योरिटी के प्रोविजन था, लेकिन बिना गारंटी के वो लोग लोन फाइनेंस नहीं करते थे। क्योंकि मुझे बैंक के मैनेजरों से भी बात करने का कई दफे मौका मिला। जी हाँ। तो ये 2 लाख करोड़ रुपए जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और फ्री कलेक्टर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि किसी प्रकार का बैंक अड़चन ना डाले, और बिना सिक्योरिटी के जो हमारे युवा हैं जो तैयार होके आते हैं, चाहे वो ITI से हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको रोजगार के अवसर, सरकारी तो सबको मिलती नहीं नौकरी, लेकिन वो प्राइवेट अपना जॉब करके और दूसरों को भी वो जॉब देंगे और खुद भी वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार का मैंने उनको सुझाव दिया। दूसरा मैंने ये सुझाव दिया कि जितनी भी ये पॉलिसीज हैं जो बजट में आई हैं, जी हाँ, इसमें कोई ना कोई ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए, कोई ना कोई, क्या नाम था उसका, रिलेशनशिप मैनेजर जो है ना आप अपॉइंट करो, जो जितनी भी डिपार्टमेंट की जो बजट में मंजूरी हुई है उसको क्रियान्वित कराने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसमें किसी प्रकार की आम लोगों को दिक्कत ना आए। तो जगह जगह पर, स्थान पर, चाहे जिले लेवल पर हो चाहे सिटी लेवल पर हो, रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट होने चाहिए जो उस कार्य को तुरंत करा करते हैं। ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसे कि बात करते हैं बजट की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस बजट को कहा जा रहा है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुड़गांव हब है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको बढ़ावा तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। जब पूरी दुनिया की, पूरे देश की यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, मारुति फैक्ट्री है और हीरो है, होंडा है, ये सब मैन्युफैक्चरर हैं 4 व्हीलर के और 2 व्हीलर्स के। तो जहाँ तक सवाल ये है कि ये कारें भी रहेंगी, 2 व्हीलर्स भी रहेंगी, लेकिन आगे आने वाले समय में जो जमाना है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ रहा है। तो हमारे साथियों ने ये बात उठाई थी
कि क्योंकि वहाँ पर मान लीजिए 16 पार्ट्स 100 पार्ट्स अगर लगते हैं गाड़ियों में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जाने से 20 पार्ट्स लगेंगे। बिल्कुल सही। तो उसके आने वाले समय में उनको जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सप्लाई है, जो चाहे वो लिथियम बैटरी है, चाहे कोई और किस्म के पार्ट्स हैं, उनको पूरा का पूरा जो है ना सपोर्ट सरकार की तरफ से होना चाहिए, जिससे कि उसका एक सब्स्टिट्यूट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो है वो निकल कर आए, और जिस प्रकार से इंडस्ट्री गुड़गांव में विशेष तौर पर चल रही हैं उसी प्रकार से चलती रहे, बेरोजगारी ना रहे, रोजगार हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो लगे रहें, उनको निकाला ना जाए, ऐसा हमने प्रस्ताव रखा है। तो कह सकते हैं कि जो बजट है, जो अमृतकाल का पहला बजट इसको कहा जा रहा है, यानी कि अगले 25 सालों में भारत की दशा जो है बदल जाएगी सही तरीके से, अगर इस बजट को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाए धरातल के ऊपर आकर के। देखिए, मैंने तो ये बात कही है, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम हर जगह पर रहती है। अगर उसका सही एग्जीक्यूशन नहीं है, हरियाणा की बहुत अच्छी पॉलिसी है जी, ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी कही थी, आपकी पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में भी ईज ऑफ डूइंग पॉलिसी बनी है, और वहाँ योगी जी यहाँ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहाँ जो इन्वेस्टर्स है। जी हाँ। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी ज़रूरत है। सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसका लाभ निश्चित तौर पर लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमसे बात की गई थी उस दौरान। मेरा नाम विजेंद्र कुमार मेठी है, गुड़गांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में मैनेजिंग कमेटी में मेंबर हूँ मैं। जी जी। और मैंने जो प्रश्न रखा वो मंगला जी ने जो अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कनेक्ट रहा, तो वो मैंने ये बताया कि हमारी आने वाले टाइम में जब जैसे जैसे ई व्हीकल बढ़ेगी वैसे वैसे एंसिलरी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन घटेगा। बिल्कुल सर। आप तो हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी जनरेट हो रही है नेचुरल वे में। तो अभी ये भी मोबिलिटी इंडस्ट्री है, जो ऑटोमोबाइल मोबिलिटी नहीं, ड्रोन भी मोबिलिटी इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो ड्रोन की रिक्वायरमेंट दिनों दिन बढ़ेगी, और इसके लिए यहाँ काम नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पे इसका R&D सेंटर बनाया जाए, कैसा इसकी इंडस्ट्री को बढ़ाया दिया जा सकता है, उसके बारे में ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, और इसको यहाँ लाया जाए जिससे कि ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाए, और जो ड्रोन की कॉस्ट भी अपने आप में कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी जनरेट होने वाली है। और इस बात को हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छे से मेरे पॉइंट को लिया, और इसका उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, ये ड्रोन एंड सेमीकंडक्टर दो चीज़ें हैं। सेमीकंडक्टर के बिना अब अधूरा मामला। बिल्कुल। तो ड्रोन इंडस्ट्री के साथ साथ सेमीकंडक्टर को डेवलप एसएमई लेवल पर किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में गुड़गांव का भविष्य भी अच्छा बने और देश का बने। यही पॉइंट सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जैसे आज बजट पर चर्चा की गई थी और इस बारे में जो यहाँ पे उद्यमी आए हुए थे उनसे बातचीत की गई थी, आपको क्या कुछ लगता है उद्यमियों को कितना इस बजट के बारे में जो है समझाया गया था सही तरीके से? और आपका शुभ नाम बताएं सर। मैं मुकुल गुप्ता GIA की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ जी। पॉइंट्स तो बहुत सारे थे, हमने भी पॉइंट्स बहुत सारे रेज करे थे प्री बजट, जिसमें से कि एक पॉइंट था हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का पॉइंट तो फुलफिल हुआ नहीं। दूसरा पॉइंट था हमारा कि पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री पे GST फ्लैट 5% होना चाहिए, तो वो भी नहीं फुलफिल हुआ। थर्ड पॉइंट हमारा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की जाए, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर अलॉट किया जाए, तो वो फुलफिल हुआ है। और माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें संभाली, और हमारे अध्यक्ष जी की जो डिमांड थी कि भाई आप इसको स्टेट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे, हर स्तर पे आप इसको अपने प्रोफेशनल्स आप अपॉइंट कीजिए, ताकि वो उसको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझा सकें। तो वो सब चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बात करने। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मैं सोनू गोड गुड़गांव से एक भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैं अभी सभी आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज तक ऐसा हुआ कि जब भी आज से पहले की जो भी सरकार आई है उसने बजट तो पेश कर दिया, पर कभी उसको समझाने की कोशिश नहीं करी है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का बड़ा धन्यवाद करूंगा कि बजट पेश होने के बाद में यदि किसी व्यापारिक संगठन ने कोई आवाज़ उठाई या कोई चीज़ पूछने की बात करी, तो वो हर प्रदेश में, हर एक राज्य वाइज जाके जो उनको समझाने की बात कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी पहल है। आज से पहले किसी भी सरकार ने किसी भी वर्ग को समझाने की कोई कोशिश नहीं करी है।
अब इनका मकसद बड़ा साफ है कि यदि हम कोई जनता के लिए लेके आ रहे हैं तो उनको बड़े स्पष्ट उसमें पता चलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं।